बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी चैप्टर नंबर 6 का एक ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर हम एरिया और वेलोसिटी का आपस में रिलेशन डिस्कस करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का लफ्जी मतलब ये है कि जो फ्लूइड का फ्लो होगा वो स्टॉप नहीं होगा, वो चलता जाएगा। जितना मैस आप एक साइड से एंटर करेंगे उतना मैस दूसरी साइड से लीव कर जाएगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें, ये डेफिनेशन हम लास्ट पे जाकर प्रूव भी करेंगे, अभी हम इसको लिख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड velocity of fluid at one point is equal to product of area and velocity at an other point are equal। किसी बेटे एक पॉइंट पर एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरे पॉइंट पर एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ये उस वक्त मुमकिन होगा जब आप एक पाइप लेते हैं एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का। मसलन एक जगह से वो पाइप मोटा है, दूसरी जगह से वो पाइप बारीक है, तो एक जगह पर जहां पर एरिया ज्यादा है वहां पर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट दूसरी जगह पर एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके, लेकिन इससे पहले हम एक और डेफिनेशन इसकी जो है वो नोट करते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम इसकी ये लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी at any point remains constant। कि किसी भी जगह पर आप एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लोगे तो वो कांस्टेंट होगा। दिस कांस्टेंट इज वॉल्यूम फ्लो रेट। इस कांस्टेंट को हम वॉल्यूम फ्लो रेट का नाम देंगे। प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। ये हम आगे जाके प्रूव भी करेंगे। ये दोनों डेफिनेशन आज के लेक्चर के अंदर हमने प्रूव करनी है और इसका रिलेशन निकालना है, इसमें सीखना क्या चाहते हैं। तो आइए अब हम अपने लेक्चर का फॉर्मली स्टार्ट करते हैं कि जो चीजें हमने समझनी है वो किस तरह से होंगी। तो बेटे सबसे पहले हम एक पाइप लेते हैं। आपने कोई भी पाइप लेना है, एक ऐसा पाइप जिसका एक साइड से एरिया ज्यादा हो और दूसरी साइड से एरिया कम हो, यानी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो लेट we have a non-uniform
क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप। एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप जो है वो हमने कंसिडर कर लिया। फिर हमने उसके अंदर से जो फ्लो करवाना है, फ्लूइड जो फ्लो करवाना है वो फ्लूइड आइडियल होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड की खुसूसियात आप लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हम कहते हैं कि फ्लूइड शुड बी आइडियल फ्लूइड, और आइडियल फ्लूइड की जो खुसूसियात होती हैं वो ये होती है, द फॉलोइंग characteristics of an ideal fluid। कौन सी खसूसियात है उसमें? पहली खसूसियत है कि वो नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस का मतलब उसकी विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। फ्लूइड लेयर्स की शक्ल में फ्लो करे तो दो लेयर्स के दरमियान में कोई भी रुकावट की फोर्स ना हो, उसको हम कहते हैं नॉन विस्कस। दूसरा, वो फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल हो। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब है कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, यानी उसका वॉल्यूम जो है वो हम चेंज ना कर सकें, वो इनकॉम्प्रेसिबल हो। तीसरी खसूसियत कि जो फ्लूइड है वो स्टेडी फ्लो करे। लास्ट टाइम हमने दो तरह के फ्लो बेटे डिस्कस किए थे। एक हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो था, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो था। स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम स्टेडी फ्लो भी कह सकते हैं, तो उस तरीके से वो फ्लो करना चाहिए। अब हम अगर इसकी डायग्राम बनाएं तो हमें डायग्राम समझ आ जाएगी कि एक साइड हमारे पास एक लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया की जो यहां तक जा रहा है, और पाइप का दूसरा किनारा स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया रखता है। ये A1 क्रॉस सेक्शन एरिया लार्ज है और A2 क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। हम इसमें लिख सकते हैं कि A1 इज ग्रेटर देन A2। मैंने कहा था नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया लेना, और इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो एक आइडियल फ्लूइड है। इस तरह से स्ट्रीम लाइन बना के स्टेडी फ्लो के साथ वो कर रहा है, और उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, इनकॉम्प्रेसिबल। तो जितनी स्ट्रीमलाइन इधर से एंटर होती है उतनी स्ट्रीमलाइन इधर से निकल जाती है। फर्क ये सिर्फ ये फर्क उन दोनों में होता है कि जिस जगह पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है वहां पे स्ट्रीम लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा है। जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है वहां पे स्ट्रीम लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। तो इधर से उस फ्लूइड की स्पीड जो है इंटर होने की वो v1 है, और इधर से बाहर जाने की स्पीड v2 है। तो बच्चों, क्रॉस सेक्शन हमने नॉन विस्कस फ्लूइड लिया हुआ है, यानी इसको गुजरते हुए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी रुकावट इसके रास्ते में नहीं आएगी। जब रुकावट नहीं होगी तो जितना फ्लूइड हम इसके अंदर से दाखिल करेंगे उतना फ्लूइड हमें दूसरी साइड से मिल रहा होगा। तो हम, चूंकि रुकावट नहीं है, कोई चीज रोक नहीं रही फ्लूइड को, यही फायदा होता है हम आइडियल फ्लूइड लेकर अपनी कैलकुलेशंस करते हैं कि हमारे फ्लूइड को कोई भी चीज स्टॉप ना कर सके। जब स्टॉप नहीं करेगी तो जितना मैस ऑफ फ्लूइड एक साइड से एंटर करेंगे उतना मैस ऑफ फ्लूइड दूसरी साइड से एग्जिट कर जाएगा। तो हम कहते हैं मैस ऑफ फ्लूइड, mass of fluid entered is delta m1 and exit from other side is delta m2। तो हम इसमें लिखते हैं कि फ्लूइड is a non-viscous। जब नॉन विस्कस फ्लूइड होता है तो जितना मैस इंटर करेंगे उतना मैस उससे लीव कर जाएगा।
तो मैस इंटर टू द पाइप इज इक्वल टू मैस लीव फ्रॉम द पाइप। इसको हम इस तरीके से भी बेटे बयान कर सकते हैं कि जितना मैस इंटर किया उतना एग्जिट कर गया। इट मीन्स टू से कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को ये चीज होल्ड करती है। तो हम ये भी बयान कर सकते हैं कि इस इक्वेशन से, यानी जो हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, होल्ड्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। ये हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को होल्ड करती है। जितना मैस एंटर करेंगे उतना लीव करते हैं। दूसरा, ये इनकॉम्प्रेसिबल है। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, और डेंसिटी से मैस की वैल्यू निकालनी हो तो हम ये रिलेशन लिखते हैं कि अ फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल, सो डेंसिटी remains सेम। तो डेंसिटी होती किसके बराबर है बच्चों? डेंसिटी होगी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। ये बहुत वेल नोन रिलेशन है जो हम मैट्रिक से पढ़ते आए हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मैस और वॉल्यूम की रेशियो को हम डेंसिटी का नाम देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम प्रूव करने के लिए मैस की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि दोनों मैस बराबर हैं। तो हम अगर मैस की वैल्यू निकालेंगे तो मैस किसके बराबर आ जाएगा? वो आएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम डेंसिटी तो कांस्टेंट है, दोनों के लिए बराबर होगी। अगर हमने डेल्टा M1 मैस निकालना है तो वॉल्यूम V1 होगा, डेल्टा M2 मैस निकालना है तो वॉल्यूम V2 होगा। लेकिन इससे पहले हम जान चुके हैं कि फ्लूइड नॉन विस्कस है तो दोनों मैस बराबर है। तो अगर दोनों की डेंसिटी भी बराबर है तो दोनों के वॉल्यूम भी क्या होने चाहिए? बराबर। यानी पहले पॉइंट पर वॉल्यूम और दूसरे पॉइंट पर वॉल्यूम बराबर हो, लेकिन पहले पॉइंट का एरिया और दूसरे पॉइंट का एरिया तो एक दूसरे से डिफरेंट है। फिर हम वॉल्यूम कैसे इनका बराबर लेंगे? तो बेटे वॉल्यूम को इक्वल लेने के लिए हम इसको लेंथ इसकी यहां पर कंसिडर करते हैं। तो यहां पर मैंने ये लेंथ कंसिडर की, मतलब इतनी लेंथ के अंदर ये लेंथ है डेल्टा x1 और इतनी लेंथ के अंदर हमारे पास मैस डेल्टा M1 आ जाता है। इधर एरिया कम है तो हम लेंथ ज्यादा लेंगे, क्योंकि ज्यादा लेंथ उतने ही मैस को घेरेगी। चूंकि M1 बराबर M2 है तो हम ज्यादा लेंथ कंसिडर करेंगे उसके अंदर सेम मैस एंटर करने के लिए, जैसे फिर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। ये बिल्कुल बात ऐसे ही है जैसे आप दो तरह के ग्लास आप ऑब्जर्व करें। ग्लास का एरिया ज्यादा है और उसकी हाइट कम है, उसके अंदर वाटर डालें। और एक ग्लास ऐसे भी हमें मिलते हैं जिसका एरिया कम होता है लेकिन लंबाई में ज्यादा होते हैं, तो उसके अंदर वाटर डालें तो दोनों सेम हमें मिलते हैं। तो इसी तरह जिस जगह पर एरिया ज्यादा है वहां पर हम लेंथ कम कर लेते हैं, जहां पर एरिया कम है वहां पे लेंथ ज्यादा कर लेते हैं। तो दोनों साइड पे हमारा वॉल्यूम जो है वो बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम निकाल भी लेते हैं। वॉल्यूम एट फर्स्ट पॉइंट, पहले पॉइंट पर जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू बेटे, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है, ये इसका फार्मूला है। तो वॉल्यूम V अगर आपने निकालना है पहले पॉइंट पर तो वो A1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x1 आ जाए, ठीक है। और अगर आपने सिमिलरली दूसरे पॉइंट पर निकालना है वॉल्यूम एट सेकेंड पॉइंट, कि सेकेंड पॉइंट पर वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? तो वो वॉल्यूम की वैल्यू तो V रहेगी। मैं V1 V2 इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि दोनों साइड पर वॉल्यूम बराबर है। हमारे पास एरिया A2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x2 आ जाए, सही है। अब इसकी एक सिमेट्री दोबारा समझ लीजिए। हमने कहा कि फ्लो होने वाला फ्लूइड आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड में पहली खसूसियत है कि वो नॉन विस्कस होता है।
नॉन विस्कस होने की वजह से दोनों मैसेज आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, और मैस बराबर हो तो उसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहते हैं कि होल्ड कर रहा है। नंबर 2, अगर हम डेंसिटी, दूसरा पॉइंट देखें, इनकॉम्प्रेसिबल है। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि डेंसिटी रिमेन सेम, और डेंसिटी और मास का रिलेशन निकालें तो ये आएगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ये बताता है कि इधर से फ्लूइड मूव करते हुए इधर तक जाएगा तो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी नहीं बदलेगी। साथ ही साथ हमें पिछले वाला पॉइंट ये बताता है कि इधर से मास इधर तक जाएगा तो जितना मास इधर से दाखिल होगा उतना ही यहां पर पहुंचेगा। बस फर्क ये है कि इधर समझ लें वो बड़ा ग्लास है और उसकी कम लेंथ के अंदर वो पानी आ रहा है, और जब दूसरी साइड पर हम उसको पहुंचाते हैं तो वो लंबाई में ज्यादा बड़ा ग्लास है और एरिया में कम है, तो दोनों साइड पर वॉल्यूम सेम, तो दोनों साइड पर इस मास जो है वो सेम आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम भी सेम दोनों पॉइंट पर, डेंसिटी भी दोनों पॉइंट पर सेम, और जो मास की वैल्यू आ रही है वो एक साइड से जितनी फिर इंटर करेंगे उतनी मास की वैल्यू दूसरी साइड पे निकलेगी, बिकॉज ऑफ द नॉन विस्कस होने की वजह से। तो अब बेटे मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम है, तो अब हम इसमें डेल्टा m1 और डेल्टा m2 को दोनों को बराबर लिख सकते हैं। डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2। तो पहले पॉइंट पर अगर हमने निकालनी है मास की वैल्यू को निकालना है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। हम डेंसिटी रो मल्टीप्लाइड बाय, पहले पॉइंट पर वॉल्यूम क्या है, A1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x1, ये मल्टीप्लीकेशन का निशान है, ये डेल्टा x1 इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय A2 मल्टीप्लाइड डेल्टा x2। ये दूसरे पॉइंट पर हमारे पास उसकी मास की वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों में से अगर हम दोनों साइड में से देखें तो ये चीज कट जाती है, ये मैंने काट दी, तो बाकी रह गया A1 मल्टीप्लाई डेल्टा x1 इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई डेल्टा x2। एक और इंटरेस्टिंग चीज है वो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि फ्लूइड इज स्टेडी फ्लो। देखो मैंने आइडियल फ्लूइड से बाहर नहीं निकला और आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया। फ्लूइड अगर आइडियल स्टेडी फ्लो कर रहा है, स्टेडी फ्लो का मतलब है कि जितने टाइम में यहां से पानी दाखिल होगा उतने टाइम में पानी यहां से निकल जाएगा, तो दोनों का टाइम सेम है, तो हम डिवाइडेड बाय सेम टाइम के साथ डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं। तो A1 मल्टीप्लाई डेल्टा x1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो जो डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम, तो ये आपके पास स्पीड आ जाती है। तो पहले पॉइंट का डिस्टेंस कितना कवर हुआ, डेल्टा x1, टाइम t के अंदर तो वेलोसिटी v1 आ जाएगी। दूसरे पॉइंट पर डिस्टेंस कवर हुआ डेल्टा x2 और टाइम t के अंदर तो वेलोसिटी v2 आ जाएगी। तो हम इसमें लिखते हैं कि वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, s बटा t। ये फार्मूला बहुत वेल नोन है जो आपने पहले सीखा होगा। अब s की बजाय डेल्टा x1 है तो ये टर्म v1 वेलोसिटी बना देगी और ये टर्म बेटे v2 वेलोसिटी बना देगी, तो आ जाएगा a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन निकल आए कि ये चीज हमारे पास v1 है और ये चीज बेटे v2 है। तो v1 और v2 की वैल्यू, तो ये देख लें a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, ये शो कर रहा है पहले पॉइंट पर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट दूसरे पॉइंट पर एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर है। अगर दरमियान में कोई एरिया A3 ले लेंगे तो उस पॉइंट पर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट भी इसके बराबर आ जाए। फिर तीसरे पॉइंट पर, चौथे पॉइंट पर, तो इन जनरल हम लिखें कि जनरल किसी भी पॉइंट पर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को अगर हम पीछे जाकर मोड़कर देखें तो एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, यानी वो वॉल्यूम फ्लो रेट पहले पॉइंट पर इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट दूसरे पॉइंट पर है, तो इस वजह से हमने इसको बेटे बराबर कह दिया था, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। तो ये दूसरी इक्वेशन भी प्रूव हो गई कि एरिया ओवर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट। क्लियर हो गया बच्चों। अब अगर हम इस कांस्टेंट को भी ना निकालें, v को इसकी डिवीजन में ले जाएं, तो हमारे पास एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, और एरिया और वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएंगे।
एरिया एंड वेलोसिटी, ये वेलोसिटी को मैंने स्मॉल वी से लिखना है, वॉल्यूम को कैपिटल वी से। तो पहला रिजल्ट आपके पास बच्चों ये आ गया, दूसरा रिजल्ट ये आ गया और तीसरा रिजल्ट ये आ गया। यानी आप इस तरह से अपनी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को लिखें तब भी ठीक है, एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट पहले पॉइंट पर और दूसरे पॉइंट पर सेम रहेगा। यही मैंने स्टार्ट में डेफिनेशन में लिखा था कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट वन पॉइंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वेलोसिटी एट अनदर पॉइंट आर इक्वल। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट का लफ्ज दिया था और उसको वॉल्यूम फ्लो रेट का कहा था। यहां से हम अपना वो तरीकाकार जो है वो निकालना शुरू करते हैं। हम एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप लेते हैं, उसमें आइडियल फ्लूइड फ्लो करवाते हैं और ये तीन खसूसियात हैं। तो उस आइडियल फ्लूइड के लिए हम कहते हैं वो नॉन विस्कस है, इनकॉम्प्रेसिबल है, स्टेडी फ्लो है। तो नॉन विस्कस की वजह से दरमियान में रुकावट नहीं होगी, जितना मैस एंटर करेंगे उतना लीव करेगा, दोनों मैसेज बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और मैस, और दूसरा पॉइंट है कि इनकॉम्प्रेसिबल है, जिसकी वजह से डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। डेंसिटी और मैस का रिलेशन ये होता है, जहां से मैस निकालेंगे डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम आ जाएगा। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास, दूसरे पॉइंट के अंदर अब हमारे पास डेंसिटी कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। पहले पॉइंट पर वॉल्यूम, दूसरे पॉइंट पर वॉल्यूम सेम लेना, लेकिन एरिया तो डिफरेंट है। तो फिर हम इधर डिस्टेंस कम ले लेते हैं, इधर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा ले लेते हैं, जिससे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। फिर हम उस वॉल्यूम की वैल्यूज निकाल लेते हैं, पहले पॉइंट पर भी दूसरे। यहां पर मैंने V1 और V2 नहीं लिखा क्योंकि दोनों वॉल्यूम सेम है, ठीक है। A1 एरिया ज्यादा है तो डिस्टेंस कम है, एरिया कम है, ये बिल्कुल ऐसे है। मसलन एरिया 10 है तो डिस्टेंस 1 मीटर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास, एरिया 10 और डिस्टेंस 1, तो आंसर 10 आ जाएगा। इधर एरिया कम हो गया, 10 से कम हो गया 5 हो गया, लेकिन डिस्टेंस 2 हो गया, तो हमने मल्टीप्लाई किया, फिर प्रोडक्ट सेम रहा, तो इसलिए वॉल्यूम दोनों जगहों पर सेम रहेगा। फिर इनमें मैस की वैल्यू पुट करी, वॉल्यूम डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। इसको जब सॉल्व किया तो ये चीज आ गई। फिर हमने तीसरा पॉइंट लगाया कि वो स्टेडी फ्लो भी कर रहा है, स्टेडी फ्लो कर रहा है, जितने टाइम में इंटर करेंगे उतने टाइम में लीव करेगा, दोनों साइड पे टाइम से डिवाइड कर दिया, डिस्टेंस बटा टाइम वेलोसिटी आती है, और ये चीज हमने यहाँ पे पुट करके उसकी इक्वेशन ड्राइव कर ली। फिर उससे हमने पीछे जब मुड़कर देखा तो ये तो वॉल्यूम ओवर टाइम ही आ रहा है, तो हमने उसको कांस्टेंट को वॉल्यूम ओवर टाइम कह दिया और कह दिया कि किसी भी पॉइंट पर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो इसका बेसिकली मतलब ये बनता है जिस जगह पर एरिया ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी कम होगी। मतलब यहाँ पे एरिया A1 ग्रेटर देन A2 है तो वेलोसिटी V1 लेस देन V2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें सिखाती है, और ये चीज हम अपनी जिंदगी में देखते भी हैं कि अगर पानी हम पाइप के साथ किसी चीज में लगा रहे हैं, पौधों को पानी लगा रहे हैं या फर्श धो रहे हैं, तो हम अगर पाइप को आगे से दबाते हैं तो उसका एरिया कम हो जाता है, निकलने वाले वाटर की मिकदार में कोई चेंज नहीं आती, उतना मैस ही निकलेगा जितना पीछे से आ रहा है, लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो जब एरिया आप जगह कम कर देते हैं निकलने की तो ज्यादा स्पीड से निकलता है, तो मिकदार उतनी ही निकलती है जितनी पहले निकल रही है। ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।